Namaste. Welcome to my channel. Here I talk about IBPS SO Law Officer exam, and in this series we are talking about Indian Contract Act. In the previous two videos I have discussed the basic concept of contract law like an introduction, and after that I discussed chapter 1 of Indian Contract Act. So today in this video I will be discussing chapter 2 of Indian Contract Act, which talks about of contracts, voidable contracts and void agreements. ये मैं आपको बेसिकली समझा देती हूँ कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है एक अग्रीमेंट होता है, और जब वो अग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सिएबल हो जाता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, सो दैट द पार्टीज आर bound to perform their duties and shall be liable if they make any breach. ठीक है, तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट आपको इस तरीके से लाइबल कर देता है, इस तरीके का आपको एक राइट भी प्रोवाइड कर देता है कि अगर आपके साथ कोई कुछ बुरा करता है तो यू कैन टेक हिम टू द कोर्ट. ठीक है, तो अब अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट है दोनों. तो सेक्शन 10 पे आते हैं और उसमें लिखा गया है व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, सब अपने बेयर एक्ट्स ले लेंगे. तो क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली ये भी आ सकता है कि सेक्शन 10 में क्या लिखा गया है. उसके अंदर का मटेरियल तो इंपॉर्टेंट है, पर ये सेक्शन नंबर अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम. तो 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे पास एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में टर्न करने के लिए. तो पहला होता है कंसेंट ऑफ द पार्टीज. ठीक है, फिर कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज. ठीक है, फिर लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए प्रेजेंट. ओके, फिर उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट का एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ. सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है. एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, बिल्कुल एक लीगल सब्जेक्ट बनाने के लिए, उसके लिए पार्टीज है जो वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए. ये हम सेक्शन 11 में डिस्कस करेंगे कि उनकी कॉम्पिटेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है. कंसेंट ऑफ द पार्टीज, अगर आपका फ्री कंसेंट ही नहीं है तो किस नाम का कॉन्ट्रैक्ट हो गया. आपसे कोई जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? और अगर आपसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि उसे आप वॉइड डिक्लेयर कर दो, वॉइडेबल बना दीजिए आप उसे. ठीक है, उसके बाद आपके पास प्रॉपर कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि कंसिडरेशन ही आपकी गलत है, वो लॉफुल ही नहीं है. अगर आप पैसे दे रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं या कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, अगर आप इलीगल काम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे कर दिए, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड इन इटसेल्फ. उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट का लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. अब आप दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो इसलिए कि एक इंसान को थप्पड़ मारने के लिए, तो योर ऑब्जेक्ट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट, कि ये आपको एकदम लेजिटिमेट राइट क्रिएट करके नहीं दे सकता है कि आपने काम ही गलत किया. इट्स अनलॉफुल. ओके, उसके बाद जिस तरीके का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाया होना चाहिए. इट शुड नॉट बी वॉइड. सिंपल है. फिर हम सेक्शन 11 में बात करते हैं कॉम्पिटेंसी की. हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. बिल्कुल अच्छे से आपको इस सेक्शन को याद रखना है. इसका सेक्शन नंबर भी आपको पता होना चाहिए. इसमें बातें, पहली बात ये कही गई है कि जो पार्टी है वो मेजर होनी चाहिए. जिस लॉ के अंडर पार्टी गवर्न हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो मेजर होनी चाहिए. अब जैसे हमारे इंडिया में 18 है तो पर्सन शुड बी 18. उसके बाद he should not be disqualified from contracting. मैटर नहीं करता वो मेजर है या नहीं है, अगर वो डिस्क्वालिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट करने से तो दे कैन नॉट बी अ कॉम्पिटेंट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड बात आपको याद रखनी है, दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड.
उन्हें समझ आना चाहिए, एक रैशनल जजमेंट देने के लिए वो इंसान कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सेक्शन 11। सेक्शन 12 की अगर हम बात करें तो उसमें पूछा गया है कि साउंड माइंड होता क्या है, राइट। तो साउंड माइंड होता है कि ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप एक रैशनल जजमेंट देने के लिए रेडी हो और एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर हो, जिससे आपको पता चले कि आप अपने इंटरेस्ट के बारे में समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल है। अब दो कंडीशंस आती है कि एक इंसान है वो ज्यादातर अनसाउंड माइंड का होता है, लेकिन कभी कभी वो साउंड माइंड का होता है। याद रखिएगा जो मैं ये बोल रही हूं। तो जब वो साउंड माइंड का होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, दैट वुड बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और जो इंसान ज्यादातर साउंड माइंड का रहता है लेकिन कभी कभी वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो वो जब साउंड माइंड का होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, दैट वुड बी वैलिड। बट जब भी वो अगर अपने अनसाउंड माइंड में कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट करेगा, दैट वुड नॉट बी वैलिड। आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर। इसके बाद सेक्शन 13 में कंसेंट डिफाइन किया गया है। ये सेक्शन नंबर भी आपको याद रखना है। आई एम सॉरी अगर मैं आपको बॉम्बार्ड कर रही हूँ इतने सारे सेक्शन नंबर याद करने के लिए, बट इट इज इम्पॉर्टेंट। कंसेंट को सिंपल भाषा में डिफाइन किया जाए तो इट इज बेसिकली मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है। व्हेन टू पर्सन अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस इज कॉल्ड कंसेंट। हम इसको बेयर एक्ट की लैंग्वेज में एक बार पढ़ के देखते हैं। बेयर एक्ट में लिखा गया है, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सिंपल। ये आपको बिल्कुल बेयर एक्ट की लैंग्वेज रट लेनी है, क्योंकि ये डेफिनेशन भी आ सकती है फिल इन द ब्लैंक करके, या सेक्शन नंबर आ सकता है, एंड यू शुड नो इट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्शन 14 जिसमें बोला है फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट होता है कि कंसेंट को फ्री ही माना जाता है अनलेस एंड अनटिल वो जो, ये मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी। आई विश आई हैड अ व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, तो अभी के लिए आप इन्हें लिख लीजिएगा। तो ये जो 5 चीजों से अगर कंसेंट कॉज नहीं हुआ है तो इट वुड बी फ्री कंसेंट। तो अगर फ्री कंसेंट करना है तो वो जो मैं आपको 5 चीजें बताऊंगी उनसे फ्री होना चाहिए, जैसे कि कोर्शन यूज नहीं होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं यूज होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं यूज होनी चाहिए, एंड मिस्टेक यूज नहीं होनी चाहिए। अगर ये 5 चीजें यूज की गई है ना तो आपका कंसेंट फ्री नहीं है। और आपने देखा था कॉन्ट्रैक्ट का मेन इंग्रेडिएंट में से एक था फ्री कंसेंट। पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए बिना किसी दबाव के। ठीक है। अब हम आगे चलते चलते इन्हें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इलस्ट्रेशंस पे भी ध्यान देंगे। तो इलस्ट्रेशंस के लिए आई वुड हैव टू रेफर द बेयर एक्ट। तो पहले कोर्शन को डिफाइन कर देती हूँ मैं आपके लिए। कोर्शन को इंग्लिश लॉ में ड्यूरेस कहा जाता है, यू शुड रिमेंबर दैट, एंड सेक्शन नंबर भी आपको याद होना चाहिए कि सेक्शन 15 में इसकी बात करी गई है। और कोर्शन होता है आप थ्रेटन कर रहे हो या आप डायरेक्टली कमिट कर रहे हो कोई भी ऐसा एक्ट जिसको आईपीसी ने फॉरबिडन करके माना हुआ है, या फिर आप किसी भी पर्सन की या पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को थ्रेटन कर रहे हो या कमिट कर रहे हो उसको डैमेज करने का या उसे कुछ भी नुकसान पहुंचाने का, दैट वुड बी कोर्शन। और आपकी इंटेंशन क्या है यहाँ पे कि आप ये जो थ्रेटनिंग कर रहे हो, ये कमिट कर रहे हो कोई गलत चीज, आपका इंटेंशन ये है कि इसको धमका के भड़का के जैसे भी करके मैं इसके साथ एक अग्रीमेंट में आ जाऊं। इंटेंशन ये है उसके साथ अग्रीमेंट में आने का। फिर ओके, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए कि मैं जो पेन वाला एग्जांपल है मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी। मैं दुकानदार के पास गई, मैंने उसे
उससे उसका पेन का डब्बा ले लिया और मैंने उसे बोल दिया कि या तो ये पेन का डब्बा तुम मेरे को 10 रुपए में दे दो, वरना मैं इसको ऐसे ही लेके जा रहा हूँ। और फिर वो कहेगा कि कुछ ना होने से अच्छा तो 10 रुपए ही ठीक है। मैंने क्वेश्चन किए उसके साथ में, उसकी प्रॉपर्टी को थ्रेटन किया मैंने, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गई, और ये जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये एक तरीके से वॉइडेबल होएगा, ये ठीक नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं इलस्ट्रेशंस की, क्योंकि इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाती है। तो ए ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप ऑन द हाई सीज causes B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the IPC। ठीक है, उसने उसको इंटिमिडेट करके उससे अग्रीमेंट में आ गया। फिर A afterwards sues B for breach of contract at कलकत्ता। कलकत्ता में वो C से बाहर आए और B ने तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया नहीं, क्योंकि उसके साथ उसे तो इंटिमिडेट किया गया था। फिर ए उसको सू कर रहा है कि जी इसने ना अपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट फुलफिल नहीं किया। ए हैज एम्प्लॉयड कोर्शन, उसने यहाँ पे कोर्शन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उन्होंने बताया था आईपीसी से जो फॉरबिडन है एक्ट्स वो भी कोर्शन के अंडर आते हैं। ऑल्दो हिज एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस बाय द लॉ ऑफ इंग्लैंड, राइट, and although section 506 of the IPC was not in force at that time, when or place where the act was done, तो ये वैलिड नहीं है उसका कॉन्ट्रैक्ट। मैटर नहीं करता कि ये IPC उस टाइम था, उस पर अप्लाइड था, या इंग्लैंड में थे वो उस टाइम, तो ये वैलिड ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर 16th में सेक्शन में आ जाता है हमारे पास अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा देती हूँ कि मान लीजिए अगर मेरी मम्मा मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कराती है, क्योंकि वो एक पोजीशन में है, ऐसी पोजीशन में जहाँ पे वो मेरी विल को डोमिनेट कर सकती है किसी भी तरीके से, कि अपने दुलार से, अपने प्यार से, या अपनी पोजीशन का मिसयूज करके। तो अगर वो मेरे साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है कि आप मुझे ये चीज़ अपनी बेच दो, और वो बहुत ही अजीब से प्राइस पर ऐसा हो जाता है जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, 100 रुपए की चीज़ को अगर वो 10 रुपए की कह रही है, ऑल्दो अगर कोई और होता तो शायद मैं ऐसा नहीं करती, बट मेरे ऊपर एक अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसलिए मुझे 10 रुपए का देना पड़ गया, राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल ही रहता है। तो और जब भी कोई केस इस बात पे आता है तो बर्डन ऑफ प्रूविंग उस पे होता है जो इस पोजीशन पे होता है, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है, समझ गए? सॉरी। फिर उसके बाद है इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी अपॉन बीज कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन्स by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance. A employs undue influence. B माइनर था, 16 साल का, उसके पापा ने उसे 1000 रुपए उधार दिए। B मेजर हो गया, उसके पापा उसे कह रहे कि अब आपको जो मैंने उधार दिया था वो वापस दे दो 10,000। यहाँ पे वो अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं अपने सन पे, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मेरा सन है, ही विल बी लायबल टू मी बिकॉज ऑफ द फादरली लव एंड अफेक्शन। ठीक है, ऐसा होता तो नहीं है बट स्टिल। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 17 में फ्रॉड। फ्रॉड में काफी बातें अंदर डिस्कस करी गई है। फ्रॉड कब होता है कि जब आपको, मान लीजिए, पहला पॉइंट ये याद रखिए कि आपको किसी चीज के बारे में पता है। मान लीजिए मैं किसी को पेन बेच रही हूँ, मुझे पता है कि इसका रिफिल लीक हो जाएगा, जो इसमें रिफिल है, राइट, पर फिर भी मैं बेच रही हूँ। एक्टिव कंसीलमेंट कर दी मैंने, मुझे पता है इसके बारे में, इस डिफेक्ट के बारे में, तो आई हैव कमिटेड फ्रॉड हियर। ठीक है, या फिर सेम इसी बात पे आते हैं, मैं उन्हें कहूंगी मुझे पता था, फिर भी मैं कहूंगी कि नहीं नहीं ये पेन इतना बढ़िया है, ऐसा पेन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने ऐसी बात बोली है जो झूठ है बिल्कुल, और मेरे को पता है कि ये झूठ है, इट इज नॉट ट्रू, तो भी ये फ्रॉड होएगा।
उसके बाद कोई ऐसा एक्ट जिससे मैं उन्हें डिसीव करना चाह रही हूँ, ठीक है, उन्हें धोखा देना चाह रही हूँ, मेरा इंटेंशन धोखा देने का है, या फिर मैं ऐसा कह रही हूँ वाओ देखो ये पेन कितना अच्छा है, ये आप ले लेना, पर मेरा इंटेंशन ही नहीं है उसको बेचने का। जिस दिन दिन आया उस दिन मैं कह रही हूँ नहीं बेचना, ये भी इंटेंशन ही मेरा उस टाइम ये था ना कि मैंने बेचना तो है नहीं, ऐसे ही बस किसी का टाइम खपन करना है। सो दैट इज रॉन्ग, दैट इज फ्रॉड। फिर उसके बाद धोखा देने वाला मैंने आपको बताया। और जो भी कोई भी ऐसा एक्ट और ओमिशन जो अपने आप में फ्रॉडुलेंट है, दैट वुड बी अंडर द सब्जेक्ट ऑफ फ्रॉड। ठीक है, सिंपल। तो मैं बताती हूँ आपको इलस्ट्रेशन, मैं आपको एक एक इलस्ट्रेशन पढ़ रही हूँ, पर आपको ये बेयर एक्ट खरीद के सारी इलस्ट्रेशंस पढ़नी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। A sells by auction to B a horse which he knows is unsound. A says nothing about the horse's unsoundness. This is not fraud in A. A sells by auction to B a horse which A knows to be unsound. A says nothing about the horse's unsoundness. This is not fraud in A. अब यहाँ पर क्या रहेगा कि उसके अनसाउंडनेस के बारे में वो साइलेंट रहा, लेकिन अगर बी के पास ऑप्शन था कि वो उसकी अनसाउंडनेस को अपने आप से डिस्कवर कर सके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से वॉइडेबल नहीं है अगर उसके पास ऑप्शन था। लेकिन अगर उसके पास ऑप्शन नहीं था कि वो डिस्कवर कर सके कि ये अनसाउंड है या कैसा है, तो ये वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। मियर साइलेंस को फ्रॉड में इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है। B is A's daughter and has just come of age. Here, the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. ठीक है, सिंपल है कि B A की डॉटर है, रिलेशन उनका इस तरीके से है। And B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. A says nothing. Here A's silence is equivalent to speech. उसने बोला अगर तुम चुप रहोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि ये घोड़ा ठीक ठाक है, वो चुप रहा, तो ये जो चुप्पी है ये एक स्पीच के बराबर है। काफी इंसाइटफुल बात है ये। उसके बाद हम मिसरिप्रेजेंटेशन डिफाइन करते हैं। इसमें एक बात है कि मिसरिप्रेजेंटेशन बेसिकली इनोसेंट होती है, कि जिसमें आपको खुद से ही नहीं पता है, लेकिन आपने कुछ ऐसा कह दिया और वो एक एसेंस है उस कॉन्ट्रैक्ट की, और उससे किसी और पार्टी को फायदा हो गया या उसके किसी रिलेशन में किसी को फायदा हो गया, तो इसको मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। ठीक है। कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई इनोसेंटली, उससे गलती से हो गई, वो दे डिड नॉट मीन टू डू इट। ठीक है। या फिर उन्होंने कुछ भी causing however innocently a party to an agreement to make a mistake, उन्होंने दूसरी पार्टी से कोई मिस्टेक करवा दी innocently, that would amount as misrepresentation only। तो ये हो गया misrepresentation हमारे पास। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ voidability of agreements without free consent। तो जो भी ये अग्रीमेंट्स है ये सारे वॉइडेबल रहेंगे। वॉइडेबल कैसे रहेंगे? जिस पार्टी के साथ बुरा हुआ है उस पार्टी के पास ऑप्शन रहेगा कि या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को सस्टेन कर ले या फिर उसको ख़त्म कर दे। ठीक है। अब मैंने उनसे पेन लिया था, उनके पास ऑप्शन है या तो अब वो 10 रुपये का उसको बेच ही दे मुझे, या फिर वो कहते कि नहीं वो अपना वापस डब्बा लेके वापस चले जाए मुझसे। ठीक है। ये सारे इलस्ट्रेशंस आपको खुद पढ़नी होगी, मैं ये इतने कम समय में आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी। उसके बाद है सेक्शन 20, अग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। जब कोई फैक्ट है और दोनों पार्टीज हैं और वो मिस्टेक में है कि ये क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग चीज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो वॉइड होगा। मान लीजिए मैं उन्हें कह रही हूँ कि आप वो उस घोड़े की बात कर रहे हैं, मैं दूसरे घोड़े की बात कर रही हूँ, तो सब्जेक्टिव हमारा अलग हो गया ना, कि तो इससे वॉइड हो जाएगा। ठीक है।
इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू लॉ। अब हमें पता ही नहीं है, हम सोच रहे हैं कि हमारा इंडियन लॉ में तो ये चीज़ अलाउड है, लेकिन वो अलाउड नहीं है एक्चुअली। बाद में हम डिस्कवर करते हैं ओहो ये तो अलाउड ही नहीं है, तो ये हो जाएगा वॉइड, क्योंकि इसका मिस्टेक से कोई लेना देना नहीं है। वो कहेंगे ठीक है लॉ तो एप्लीकेबल है ही ना आप पर, तो जो वॉइड है वो तो वॉइड है, आपको पता हो ना पता हो, वी डू नॉट केयर अबाउट इट। फिर है व्हाट कंसिडरेशंस आर ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। तो इसमें आप बिल्कुल सिंपल भाषा में सारी कंसिडरेशन लॉफुल ही रहती है अनलेस दे आर फॉरबिडन बाय लॉ, वो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर रही है, इंजूरियस है। इंजरी और इंजरी इम्प्लाई करती है किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को, कोर्ट ने उसको इमोरल माना है पब्लिक पॉलिसी के लिए, तो इस चीज़ में कंसिडरेशन को अनलॉफुल माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक वो दे देती हूँ इलस्ट्रेशन का एग्जाम्पल। ए प्रोमिसेस टू मेंटेन बीज चाइल्ड एंड बी प्रोमिसेस टू पे ए 1000 rupees yearly for the purpose. Here the promise of each party is the consideration for the promise of the other party. They are lawful consideration. ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो या अनलॉफुल पैसे दे रहे हो तो आपका कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाएगा। ओके, agreement void if considerations and objects unlawful in part. सिंपल कि जब हमारे कंसिडरेशन ही एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। फिर है सेक्शन 25 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड अनलेस इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड और इज अ प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट फॉर समथिंग डन और इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ। मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए, पहला कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट बहुत होती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में कंसिडरेशन को एक्सक्यूज किया जा सकता है जब वो नहीं होती है। मान लीजिए एक ऐसा रिलेशन है दो पार्टीज के बीच में जहाँ पे वो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कुछ एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कंसिडरेशन नहीं लेंगे, तो वहाँ पे कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है और वो वैलिड रहेगा। मान लीजिए मेरी मम्मा मुझे 1000 रुपीज़ दे देती है, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, अगर वो मुझे आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे रही है तो इट्स ओके। दूसरी चीज़, किसी ने ऑलरेडी कुछ कर दिया है किसी के लिए, मान लीजिए ए ने बी के लिए उसका पर्स ढूंढ के दिया था जब उसका पर्स गुम हो गया था, फिर जब वो उसको पर्स देने आया तो बी ने उसे बोला कि तुमने मेरा पर्स ढूंढ के दिया मुझे, इसलिए मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। नाउ दिस वुड बी वैलिड क्योंकि उसने अपनी कंसिडरेशन पहले ही फुलफिल कर दी है। लास्टली आ जाएगा कि कोई ऐसा डेट है, उधार लिया हुआ है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट में मान लीजिए कहा गया है कि 2 महीने इसकी लिमिटेशन पीरियड है, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो लेकिन उसने कहा कि मुझे तो 2 साल का टाइम चाहिए, तो आपने ये लिखित में रजिस्टर वगैरह करा लिया एंड तो ये दिस इज नॉर्मल, इसमें भी बिल्कुल ठीक रहेगा। या फिर लिमिटेशन पीरियड पास हो गया है लेकिन किसी ने अपनी जुबान दी हुई है, बोला हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि अगर लिमिटेशन पीरियड भी बाहर हो जाता है तो भी हम आपके पैसे लौटाएंगे, तो दैट वुड बी इनफ कंसिडरेशन। उसके बाद बिल्कुल सिंपल है, 26 में आ जाता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड। मैरिज से रिलेटेड अगर आप कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं दैट वुड बी वॉइड। बिल्कुल, इसमें आपको कोई मैथ नहीं लगाना है, लेकिन अदर देन अ माइनर, क्योंकि कुछ का कल्चर अलग है, कुछ के ट्रेडिशंस अलग है। अगर माइनर के लिए कुछ हो रहा है अग्रीमेंट इज रिगार्डिंग दैट वुड बी ओके। फिर है 27 में अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड, कि आप एक दूसरे के साथ ऐसे अग्रीमेंट नहीं कर सकते हो कि तुम मेरी दुकान के आगे मत आओ या तुम ऐसा मत करो। दिस इज ओके कि आप जिंदगी भर जूट का सामान नहीं बेचोगे, आप एक दूसरे के साथ ये सब नहीं कर सकते हो। उसके बाद है, लेकिन अगर किसी ने किसी को अपनी गुडविल बेची हुई है तो गुडविल इसका एक एक्सेप्शन है। जिसने अपनी गुडविल बेची है वो तो चाहेगा ना कि सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स आगे जाए, वो सेम वही प्रोडक्ट्स की या उसी प्रोडक्ट की सेम लाइन को नहीं प्रमोट कर सकता जिसने जिसको गुडविल बेची है।
उसके बाद अग्रीमेंट्स एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड, कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया कि अगर इसमें किसी का ब्रीच हुआ तो कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएंगे? ऑब्वियसली जाएंगे। इसकी एक्सेप्शन है आर्बिट्रेशन, कि अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस आर्बिट्रेशन को दे रहे हैं तो इट वुड बी ओके। एंड फिर अग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टनिटी, दे वुड बी वॉइड, कि कोई ऐसा इवेंट है जो अनसर्टन है बिल्कुल ही, या फिर वो हो ही नहीं सकता है, दैट वुड बी वॉइड। जिस दिन आसमान फट जाएगा उस दिन मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, नो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड, वेजर क्या होता है? शर्त, बेट, और ये बेसिकली मनी पे स्टिपुलेटेड होती है कि अगर आज बारिश होगी ना तू मेरे को 1000 रुपये देगा, और अगर नहीं होगी ना तो मैं तेरे को 1000 रुपये दूंगा। तो ये मनी पे बेस्ड है बिल्कुल एक अनसर्टेन इवेंट पे, पर वो हो सकता है, राइट? तो ये बिल्कुल ठीक है, ये वेजर वॉइड है। ठीक है। उसके बाद लेकिन इसकी एक्सेप्शन है हॉर्स राइडिंग। हॉर्स रेसिंग में जो भी प्राइजेस वगैरह शर्तें लगती हैं, दैट इज वैलिड अंडर दिस एक्ट। सो दिस वाज चैप्टर 2 एंड अगली क्लास में हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। एंड कोई भी आपके सजेशंस हो या क्वेरीज हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट। बाय।